हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू टुडेज सुपर फास्ट रिवीजन एक्सप्लेनर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को ना एकदम वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बिल्कुल क्रैश कर सको। अगर आपको एक क्विक, फोकस्ड और एकदम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। सो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। फटाफट से हम इन 5 कोर टॉपिक्स को मास्टर करेंगे। पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद द माइक्रोस्कोपिक व्यू, नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आखिरी में करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मास्टर रिलेशन। चलिए इन्हें एक एक करके टिक ऑफ करते हैं। सेक्शन 1, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो। तो सबसे पहले ना एक बेसिक सा सवाल खुद से पूछिए, ये करंट आखिर बन कैसे रहा है? इन वायर्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? यार सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, करंट ना सिर्फ आगे बढ़ता हुआ चार्ज नहीं है, बल्कि इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैथमेटिकली I इक्वल्स Q बाई टी, या अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पर सोचें तो dQ बाई dt। और सुनो, ये कैलकुलस वाला dQ बाई dt बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके 12th ग्रेड के उन ट्रिकी न्यूमेरिकल्स के लिए जहां चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता रहता है। अब यहाँ एक क्लासिक कंफ्यूजन आता है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को परेशान करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रैक्टिकली फिजिकली मूव करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली पता है क्या हुआ? साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, इसलिए हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन का ये डिफरेंस लिटरली बस पुरानी कन्वेंशंस की वजह से है। चलो इसको अप्लाई करते हैं। एक क्विक एग्जांपल लेते हैं। इस मैथ को विजुलाइज करने के लिए अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि चार्ज Q इक्वल्स 2t² है और आपको 3 सेकंड्स पर करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? बस फॉर्मूला लगाओ और इसे डिफरेंशिएट कर दो। dQ बाई dt आपको देगा I इक्वल्स 4t। अब t की जगह 3 डालो। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स अस एग्जैक्टली 12 एम्पियर्स। बूम, ये रहा आपका एक नंबर का आंसर बिल्कुल तैयार। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, जिसे मैं दी ऑब्स्टिकल कोर्स बुलाता हूं। अगर करंट स्मूथ फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, भाई रुकावट क्यों आती है? करंट इन्फिनिटली फास्ट क्यों नहीं फ्लो करता रहता? तो रुकावट का मेन कारण है रेजिस्टेंस, और ये ना 4 मेजर फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सी बात है, जितना लंबा रास्ता उतनी ज्यादा थकान और रुकावट यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी वायर होगी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतना ही चौड़ा रास्ता मिलेगा, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। इन सभी को हम अपने एंकर फॉर्मूला R इक्वल्स रो L बाई A में पिरोकर देखते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल का जो डीप कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर करना जरूरी है। सोचो कि रेजिस्टिविटी कितनी ड्रामेटिकली चेंज होती है मटेरियल के हिसाब से। कंडक्टर्स जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 के रेंज में है, विच इज प्रैक्टिकली अ जीरो रेजिस्टेंस रास्ता। वहीं इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक, उनकी रेजिस्टिविटी 10⁸ से भी ज्यादा है। डिफरेंस लिटरली जमीन आसमान का यार। इसीलिए वायर्स कॉपर की बनती हैं और उनका कवर प्लास्टिक का। सेंस में कर रहा है ना? अब आते हैं चौथे फैक्टर, टेम्परेचर पर। ये फॉर्मूला R2 इक्वल्स R1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये आपके एग्जाम्स का मैसिव हाई यील्ड एरिया है। एकदम पक्का सवाल बनता है यहां से यार। ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लास 11th के थर्मल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले जैसे ही दिखता है। जैसे जैसे कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ता है ना, उनका रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से अल्फा के रेट से बढ़ता है। सो एब्सोल्युटली डोंट स्किप दिस वन। Alright, moving on to section 3, the microscopic view, zooming into the wire. अब हम अपने मेंटल गियर्स को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, वायर्स और बैटरी की इस मैक्रो दुनिया से बाहर निकलकर सीधा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में डाइव इन करते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको एग्जाम के सबसे बड़े ट्रैप के बारे में सीरियसली वार्न करना चाहता हूँ। ध्यान से सुना। जब हम फॉर्मूलाज में ये स्मॉल n देखते हैं ना, तो हमें जनरली लगता है कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नो वे, बिल्कुल गलत। n यहाँ कैरियर डेंसिटी है। इसका मैथमेटिकल और फिजिकल मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है चार्ज कैरी करने के लिए? सो प्लीज ये पर यूनिट वॉल्यूम फ्रेज को हमेशा हमेशा अपने दिमाग में लॉक कर लो। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ना आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का सफर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता। वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं, क्रैश करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चला, टकराया, फिर चला, फिर टकराया।
तो इन दो कंसेक्यूटिव क्रैशेस या सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो छोटा सा फ्री टाइम गैप होता है ना, बस उसे ही हम रिलैक्सेशन टाइम या सिंबल टाउ से डिनोट करते हैं। लिटरली यही उनका आराम करने का अकेला समय है। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द इलेक्ट्रॉन स्ट्रगल। तो चलिए समझते हैं कि इन इतनी सारी टक्करों के बावजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आगे कैसे बढ़ते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म की डेरिवेशन को ना मैथ की जगह एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो। इन लॉजिकल स्टेप्स को ध्यान से सुनो। स्टेप 1, जैसे ही आप कंडक्टर पर बैटरी लगाते हो। स्टेप 2, वायर के अंदर एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई जनरेट होती है। उसके रिजल्ट में स्टेप 3, ये फील्ड अंदर बैठे हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाती है जिसे हम F = EE कहते हैं। और इस फोर्स के लगातार लगने से और उनके बार बार टकराने से आखिरकार स्टेप 4 आता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक वेलोसिटी VD से आगे की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब हम इन लॉजिकल स्टेप्स को मैथ में सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है VD = E, कैपिटल E, टाउ और ये सब डिवाइडेड बाय M। ये माइनस साइन यहां बस डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रिक्टली ऑपोजिट भागेगा। और एक बहुत जरूरी बात, यहां फॉर्मूले के नीचे जो छोटा सा m लिखा है ना, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। कहीं एग्जाम के प्रेशर में इसे मास ऑफ द वायर मानकर कैलकुलेशंस मत कर देना, पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। And now let's move to our grand finale, Section 5, Current and Drift Velocity, the Master Formula. अब आखिरकार टाइम आ गया है देखने का कि हमारी ये मैक्रो और माइक्रो दुनिया आपस में कैसे लिंक होती हैं। तो ये रहा हमारा एब्सोल्यूट बॉस लेवल इक्वेशन, I = NE/AVD। इसको एकदम से रट लेना है आपको, पर समझ कर। करंट I बराबर होता है स्मॉल n यानी कैरियर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल e यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फाइनली इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से। यही इक्वेशन वो जादू की छड़ी है जो आपके करंट फ्लो की पूरी माइक्रोस्कोपिक साइंस को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। अब देखो, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूलाज हजारों हैं और दिमाग सिर्फ एक, तो इस मेमोरी ट्रिक को ध्यान में रखिए। नावेद, N से कैरियर डेंसिटी, A से एरिया, VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बच्चों, जब भी एग्जाम प्रेशर में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का सवाल सामने आए ना, तो अपने दिमाग में बस जोर से चिल्ला लीजिए नावेद। ये फॉर्मूला का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, आई गारंटी इट। तो बच्चों, आज के इस रिवीजन एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको ऐसे ही बिना कुछ सोचे जाने नहीं दूंगा। आपके लिए एक हाई यील्ड, एकदम दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम एक वायर की लेंथ को प्रॉपरली डबल कर दें, लेकिन उसको स्ट्रेच करने की वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एग्जैक्ट हाफ हो जाए, तो उस वायर का नया रेजिस्टेंस पहले वाले से कितने गुना हो जाएगा? इसको अपने दिमाग में जरा सॉल्व करो। थिंक अबाउट द फिजिकल फॉर्मूला वी डिस्कस्ड अर्लियर टुडे। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये फोकस डीप डाइव आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब अपने क्वेश्चन बैंक्स उठाइए और इस टॉपिक पर प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हैप्पी स्टडिंग एवरीवन।